Flexibility for addictive behaviors and substance use. थोड़ा सा क्विकली मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। देन एडिक्टिव बिहेवियर्स और सब्सटेंस यूज, ये दोनों क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इस डिस्कशन का जो आज हम करने जा रहे हैं। देन हम देखेंगे कि एडिक्शन किस तरह से एक डिजीज़ है और इस डिजीज़ की किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं इसके बारे में, ताकि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं वो ट्रीटमेंट हासिल कर सकें और जो इसकी तरफ जा रहे हैं वो अपने आप को रोक सकें या फिर इसको मैनेज कर सकें। सो एम जो है इस टॉपिक का, अगर मैं एक मेजर ओवरव्यू दूँ, तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एडिक्शन, एडिक्टिव बिहेवियर्स या सब्सटेंस यूज़, जिस भी टर्म में हम इसकी बात करें, ये मेनली एक डिज़ीज़ है और इस डिज़ीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबली पूरी दुनिया में एक बर्डन है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे सोशल रिलेशनशिप्स, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी फिज़िकल हेल्थ, एकेडमिक परफॉर्मेंस और इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो इस तरह से ये बर्डन किस पे है? ये बर्डन सिर्फ उस इंसान पे नहीं होता जो इस बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, बल्कि उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द के लोग, उसके घर वाले और उसके साथ जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो लोग इसमें इनके साथ कनेक्ट हैं इस पूरी हेल्थ केयर सिस्टम में, वो भी अफेक्ट होते हैं। ओवरऑल पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी इससे अफेक्ट होती है। सो इस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए इस टॉपिक को टाइम टू टाइम डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी हो गया। सो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आते हैं। अब यहाँ सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि बेसिकली साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह काम करेगी किसी डिजीज़ के लिए। सो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ टारगेटेड प्रोसेस ऑफ चेंज। अब प्रोसेस ऑफ चेंज की हम अक्सर बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ चेंज हर उस जगह पे आता है जहाँ हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, थेरेपी की बात करते हैं या किसी भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। तो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं टाइम टू टाइम, जिसको हम डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं। सो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के क्या एलिमेंट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं और किस तरह से ये बिहेवियर को चेंज की तरफ लेके जाता है, किस तरह टारगेट करता है, हम देखेंगे। अब टारगेट करने से मतलब है कि किसी स्पेसिफिक बिहेवियर की बात करना। स्पेसिफिक बिहेवियर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं सब्सटेंस यूज। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, अगर ये इफेक्टिव है तो ये सब्सटेंस यूज के लिए कैसे इफेक्टिव है, अगर ये इफेक्टिव है एडिक्टिव बिहेवियर्स के लिए कैसे इफेक्टिव है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से डिफरेंट बिहेवियर्स को टारगेट करती है। Now this is overview of psychological flexibility. यहाँ पे almost 6 questions given है। जो 6 questions given है इसको मैं one by one आपको डिस्क्राइब करती हूँ और आपने ये करना है सिर्फ कि अपने पास इसका कोई एक छोटा सा रिस्पॉन्स जो है वो अपने पास नोट कर लेना है कि इन एरियाज में आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर हम देखें प्रेजेंस को, तो प्रेजेंस में एम आई ग्राउंडेड in an acceptance of the present rather than dwelling on the past or ruminating on the future. अब हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, क्या हम उस पूरी मोमेंट में, मौजूदा वक्त में पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं या हमारा ध्यान पास्ट या फ्यूचर की बातों में होता है कि किस तरह से हम फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेंगे, हमने पास्ट में जो किया वो हमने क्यों किया, इन सारी बातों पे हम ध्यान देते हैं या हम जो काम कर रहे होते हैं अपने मौजूदा वक्त में हम उस पर ध्यान देते हैं। ये है प्रेजेंट मूवमेंट का एक डिस्क्रिप्शन कि किस तरह से हमारा प्रेजेंट मूवमेंट साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी में काम करता है। अगर हम अपना फोकस प्रेजेंट मूवमेंट पे रखने के काबिल हैं तो इसका मतलब है कि साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर मौजूद है। इस तरह फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। अब साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली एक कंस्ट्रक्ट है, ये एक वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर 6 कंपोनेंट्स हम डिस्कस करते हैं। उसमें से पहला कौन सा है? प्रेजेंट मोमेंट, या इसको माइंडफुलनेस भी कहा जाता है। सो इसका पर्पस ये होता है कि हमने अपनी प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्टेड रहना है। फिर हम सेल्फ की बात करते हैं। सेल्फ, हम अपने आप को किस तरह देखते हैं, हम अपने बारे में किस तरह सोचते हैं, हमारा अपनी ज़ात के बारे में क्या ख्याल है। तो ज़ात से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंसान के दिमाग में आते हैं। अब साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी में
सेल्फ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। Am I able to see myself as the experiencer of my life? क्या हम अपनी जिंदगी को एज एन ऑब्जर्वर देख सकते हैं, जैसे हम अपनी जिंदगी को देख रहे हो कि हमने वो जिंदगी किस तरह गुजारी, या हम इस वक्त अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम वो काम किस तरह कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टडी करने बैठे हैं, हमने एग्जाम की तैयारी करनी है, तो क्या हम अपने बारे में ये सोचने के, ये ऑब्जर्व करने के काबिल हैं कि हम वो काम किस तरह कर रहे हैं। सो सेल्फ में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बजाय इसके कि हम अपनी ज़ात से रिलेटेड हमेशा ये बात सोचें कि हमें क्या करना चाहिए, हम ये नोटिस करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक्चुअली में बिहेवियर है क्या। बहुत सारे इश्यूज इसलिए भी डेवलप होते हैं क्योंकि इंसान का ध्यान अपने बिहेवियर पे नोटिस करने वाली सेंस में बहुत कम जाता है और ज़्यादातर हम लोग क्रिटिकल हो जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था हमारा, इन कॉन्टैक्ट विद प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट के बाद सेकंड एलिमेंट जो था हमारा साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का, वो है सेल्फ, कि हम अपनी सेल्फ को कैसे देखते हैं। ठीक है, ये साथ साथ आपने अपना भी एक ओवरव्यू इसमें असेस करते जाना है। फिर हम बात करते हैं एक्शंस की। हमारे एक्शंस क्या हैं? Am I doing the things that bring meaning to my life rather than doing things to avoid uncomfortable experiences? क्या हमारा एक्शन, हमारा बिहेवियर, हमारा रोज का जो भी टास्क होता है वो हमारे लिए कोई मीनिंग रखता है? क्या हमें वो काम करने की ज़रूरत है जो हम अपनी रूटीन में कर रहे हैं, जैसे स्टडी करना, अपना कमरा साफ करना। छोटी मोटी एग्जांपल से हम इसको देखते हैं कि हम दिन में जो भी काम करते हैं क्या वो ज़रूरी है, क्या वो हमें करने की ज़रूरत है, क्या वो हमारे गोल्स में शामिल है, या फिर हम वो सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरी करनी पड़े। क्या हम वो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमें किसी को फेस ना करना पड़े, ताकि हमें पेन ना हो, ताकि हमें परेशानी ना हो। तो फिर हम थर्ड जो हमने पॉइंट डिस्कस किया वो है एक्शंस, कि हमारे एक्शंस कैसे हैं। जी प्लीज। मैम, इसमें जो अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस है ये हमने किस सेंस में लिखा है? टू अवॉइड अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस। अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस काइंडली ड्यूरिंग सेशन आप चैट बॉक्स में कर दें या फिर आप एंड के लिए रख लें। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। अवॉइडेंस की जो मैं बात कर रही थी वो ये बात कर रही थी कि क्या हम अवॉइड कर रहे हैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या हम अवॉइड कर रहे हैं किसी पेन को, या हम अवॉइड कर रहे हैं कुछ फेस करने से। अक्सर ऐसा होता है जैसे हम कोई एक काम ऐसा होता है जो करने से हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, या जो हम करेंगे तो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे अवॉइड कर रहे होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हमारे लिए अगर स्टडी का किसी सब्जेक्ट का सिलेबस हो तो हम कहते हैं इसको हम बाद में करेंगे, यानी इसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो हमारे एक्शंस में क्या हम उस काम को इसलिए कर रहे होते हैं कि वो कंप्लीट हो जाएगा, हमें सक्सेसफुल बनाएगा, या फिर हम अवॉइड कर रहे होते हैं किसी चीज़ को। देन हम वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। पहले मैं इनको कंप्लीट कर लूँ फिर मैं दोबारा से एक ओवरव्यू दे दूँगी। फिर हम वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। फोर्थ एलिमेंट वैल्यूज़। वैल्यूज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू से हमें ये समझ आ रहा है इसके नाम से कि हम किस चीज़ को वैल्यू करते हैं। तो अगर आप क्विकली थोड़ा सा सोचें तो आप किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, किन चीज़ों को, किन बातों को, किन लोगों को, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसके डिफरेंट तरह के लोग आंसर देते हैं। जैसे कि मेरे लिए वैल्यूएबल है कि लोग रिस्पेक्ट करें, मेरे लिए वैल्यूएबल है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूं, मेरे लिए वैल्यू ये रखता है कि मैं अच्छे मार्क्स से हमेशा सेमेस्टर में पास हूँ। तो ये क्या है, हमारी वैल्यूज। मेरी वैल्यू है कि कमरा हमेशा साफ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी काम जिसे हम वैल्यू करते हैं वो हमारी वैल्यूज में आता है। अब ये वैल्यू जो है इसको अगर आप फिर से थोड़ा सोचेंगे तो ये हमारे हर एरिया ऑफ लाइफ में डिफरेंट तरह की होती है। जैसे हम सोशलाइजेशन में किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, हम अपनी एकेडमिक लाइफ में किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, फैमिली लाइफ में किसको वैल्यू करते हैं, हेल्थ में किसको वैल्यू करते हैं, हमारी हेल्थ की वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट लाइफ एरियाज में हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ कंपोनेंट की तरफ। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी में एक कंपोनेंट है थॉट्स। हमारी सोच कैसी है। कैन आई स्टेप बैक एंड सी माई थॉट्स एज जस्ट थॉट्स रादर देन गिविंग देम टू मच पावर व्हेन दे आर हेल्पफुल। अब ये कब हेल्पफुल नहीं होती, जब वो नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स का हमें अंदाजा है। सो थॉट्स जो हैं
क्या हम इस काबिल हैं कि हमें कोई नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट आए तो हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ये सिर्फ एक सोच है, ऐसा है नहीं। जैसे अक्सर एक सिंपल सा मिथ जो इश्यूज चलता आ रहा है कि काली बिल्ली ने अगर आपका रास्ता काट दिया है, अब जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो खराब ही होगा। ये थॉट है, एक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट जो एक्सपीरियंस की वजह से हमारे जहन में आ जाती है। क्या हम इस काबिल हैं कि हम इसको सिर्फ एक सोच की तरह, एक मिथ की तरह जो है वो लेट गो कर दें और अपना काम करने एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जाएं? तो हमारे थॉट्स का बहुत बड़ा रोल है साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी में। फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इमोशंस। हमारी सोच से हमारे इमोशंस बनते हैं। एम आई एबल टू ओपन अप एंड टॉलरेट पेनफुल इमोशंस रादर देन स्ट्रगलिंग विद देम? अक्सर अगर आप देखें तो लोग भाग रहे होते हैं नेगेटिव इमोशन से। गुस्सा आ गया है, अवॉइड कर रहे हैं। रोना आ रहा है, अवॉइड कर रहे हैं बात करने से। और इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इमोशन से, पेनफुल एक्सपीरियंसेस से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम उसको पूरी तरह से एक्नॉलेज करें और एक्सपीरियंस करें। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि इमोशंस गुड और बैड, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो कॉइन के दो साइड्स की तरह हैं। एक सिक्के की दो तरफें होती हैं, इतराफ होती हैं। तो हम कहते हैं कि एक के बगैर दूसरा महसूस करना मुमकिन नहीं है। जब तक आपने बुरा नहीं देखा होगा आपको कैसे ये महसूस होगा कि कुछ अच्छा हुआ है। जब तक कुछ अच्छा नहीं होगा आपको कैसे महसूस होगा कि कुछ बुरा है अब। तो ये लाइफ के साथ चलता रहता है। अब मैं दोबारा से थोड़ा गो थ्रू कर दूं, जैसे कि यहाँ पे किसी ने मुझसे इसके बारे में पूछा था, रिपीट प्रेजेंट मोमेंट। अब मैं दोबारा से एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी 6 कंपोनेंट्स का। पहले हम आ जाते हैं कॉन्टेक्ट विद प्रेजेंट मोमेंट्स, कि क्या हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कंप्लीटली अवेयर हैं? क्या हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, क्या हमारा पूरा फोकस है वहाँ पे? क्या हम वहाँ का सारा एक्सपीरियंस ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ये है हमारी कॉन्टेक्ट विद प्रेजेंस या माइंडफुलनेस जिसको हम कहते हैं। हमारी सेल्फ, क्या हम अपनी सेल्फ को एज एन ऑब्जर्वर देख सकते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा जैसा भी बिहेवियर है वैसा बिहेवियर जो है, क्या हम उसे देख सकते हैं बजाय इसके कि हम ये सोचें कि हमें ये बिहेवियर बदलने की कोशिश करनी चाहिए? ठीक है, कभी कभी हमें अपने आप को सिर्फ नोटिस करने की ज़रूरत होती है कि हम असल में कर क्या रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं या हम उस चीज़ को प्रोसीड कर रहे हैं। एक्शंस, हमारे क्या एक्शंस हैं? क्या हमारा जो भी काम है वो हमारी लाइफ में कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है? क्या वो हमें हमारे गोल्स की तरफ लेके जा रहे हैं या हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हमारी वैल्यूज क्या हैं? हम किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं और किस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते? थॉट्स, हमारी किस तरह की सोच है? अगर हमें कोई ऐसी सोच आती है जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, हार्मफुल है, तो क्या हम उसे लेट गो कर सकते हैं? इमोशंस, क्या हम इमोशंस को फेस कर सकते हैं, अपने इमोशंस को? सो इन 6 कंपोनेंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है और इसकी बेसिस पे इन सबको मिला के हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट बनता है या एक जो एबिलिटी बनती है उसे हम साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अगर इन 6 एरियाज में एक इंसान की कैपेसिटी है कि वो इनको अच्छे तरीके से डायरेक्ट कर सके, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सके, तो वो फ्लेक्सिबल रह सकता है। अब हम आते हैं, अगर आप ये देखेंगे मिडल में इसकी डेफिनेशन, साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी, ठीक है, ये एक एबिलिटी है टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट विद फुल अवेयरनेस एंड ओपननेस टू आवर एक्सपीरियंस। यानी जो भी हो रहा है हमारे लिए हमें उसका पूरा अंदाजा भी हो और हम उसे पूरे तरीके से महसूस भी करें, उससे भागे नहीं। एंड टू टेक एक्शन गाइडेड बाय आवर वैल्यूज, और जो हम हासिल करना चाहते हैं उसी के मुताबिक हम बिहेव भी करें। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे ग्रेड्स लेना चाहते हैं लेकिन हम स्टडी को टाइम ना दें, तो वो कभी अचीव नहीं होगा। Put more simply, it's the ability to exist, expand and engage with what matters. चले, अब हम थोड़ा प्रोसीड करते हैं। इन 6 एलिमेंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है, इनसे हमारी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। ओके, तो जैसे मैंने थोड़ा डिस्कस किया, इसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दूंगी। ये एक न्यू कंस्ट्रक्ट है। न्यू कंस्ट्रक्ट इन द सेंस आप कह सकते हैं ये वैसे तो 90
90s 80s से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, लेकिन हमारे कल्चर में या पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ये इतना अप्लाई अभी तक नहीं हो रहा, लेकिन हमें इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ये थर्ड फॉर्म है सीबीटी और डीबीटी की। अब सीबीटी इतनी वेल नोन है, आपको पता है, ट्रेडिशनल एक थेरेपी है। सो ये भी उसी की एक फॉर्म है जिसको हम एसीटी कहते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का एक एलिमेंट है ये, जिसमें फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, राइट। तो इसका हमें क्या आउटकम मिलेगा कि हमारा बिहेवियर एनालिसिस हम कर सकते हैं साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू, जैसे अभी हमने डिटेल में 6 एलिमेंट्स को गो थ्रू किया और अपने बिहेवियर को एनालाइज किया। देन हम देख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल, अब इसे मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके थ्रू हम एक ही वक्त में डिफरेंट तरह के इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमारी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी से इम्प्रूव हो सकते हैं। हमारी अगर इश्यूज जो हैं वो नेगेटिव थॉट्स से रिलेटेड हैं वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर हमारे बिहेवियर से रिलेटेड हैं तो वो भी। तो ये सारे डायमेंशंस को इक्वली ट्रीट करता है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे एरियाज में हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे आई पे अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग इन एंड हियर। अब ये किसकी एग्जांपल है? माइंडफुलनेस की एग्जांपल है। आई डोंट हैव एनी गोल्स टू वर्क टूवर्ड्स, ये किसकी एग्जांपल है? ये इनफ्लेक्सिबिलिटी की एग्जांपल है, राइट। इन्होंने क्या किया है? फ्लेक्सिबिलिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी को इकट्ठे एग्जाम्पलीफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस काबिल हैं कि हम अपने इमोशंस को फेस कर सकें तो ये हमारी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम अपने इमोशन से भाग रहे हैं और हम उसे फील नहीं करना चाह रहे तो इसका मतलब है कि ये इनफ्लेक्सिबिलिटी है। तो जो लोग अच्छे तरीके से कोप नहीं कर पाते स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, अकॉर्डिंग टू एसीटी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, कि वो साइकोलॉजिकल इनफ्लेक्सिबल हैं। एसीटी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, इसको मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आप देखेंगे टाइम टू टाइम कि किस तरह से साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी आपस में डिफरेंशिएट होती हैं, राइट। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रेफरेंसेस मैंने एंड पे दिए हैं अगर किसी को ज़रूरत हो। अब सबसे ज़्यादा रोल जो है साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का वो कौन सी कंडीशंस को डील करने में है? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में जो मेजर हमारे पास आ जाते हैं मूड डिसऑर्डर्स जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, सुसाइड। देन सब्सटेंस यूज। सब्सटेंस यूज के बाद हम देखते हैं क्लिनिकल आउटकम्स। क्लिनिकल आउटकम से मतलब है कि साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी हमारी क्लिनिकल आउटकम्स यानी ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी स्केल जब आप यूज़ करेंगे किसी की साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए या अपनी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए, तो फिर आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि उस अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उस क्लाइंट पे कितना काम करने की ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको खुद कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या किन एरियाज में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट। अब साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ये एक एबिलिटी है। इसको बढ़ाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? कुछ इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। एक एग्जांपल हमारे पास है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हेल्पफुल हो सकते हैं सब्सटेंस यूज को डील करने में। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी इज जस्ट वन ऑफ देम, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करें तो ये एक साइको सोशल इंटरवेंशन डोमेन में आती है। साइको सोशल इंटरवेंशन क्या होती है? जिसके ज़रिए पेशेंट्स को दोबारा से सोसाइटी में री इंटीग्रेट किया जाता है। जैसे अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल है या इमोशनली वल्नरेबल है, सेंसिटिव है, बार बार पे रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं उसकी, तो क्या होगा? उसके रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे। अब जब रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे तो वो सोशलाइजेशन से थोड़ा दूर हो जाएगा, दोस्त उसके कम हो जाएंगे, उसकी सोशल सपोर्ट कम हो जाएगी। तो उसको री इंटीग्रेट करने के लिए, दोबारा से सोशलाइजेशन उसकी इम्प्रूव करने के लिए हम जो इंटरवेंशन इस्तेमाल करते हैं उसको हम साइको सोशल इंटरवेंशन कहते हैं। तो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी इज साइको सोशल इंटरवेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि
हम इसके ज़रिए सब्सटेंस यूज़र्स को दोबारा से सोसाइटी में री इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम अगर सब्सटेंस यूज़ की और ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करें इसके कंपैरिजन में, तो आप लोगों ने भी बहुत सारी थेरेपीज़ का नाम सुना होगा। 12 स्टेप्स सबसे फेमस और कॉमन है जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है सब्सटेंस यूज़ ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग है और डिस्ट्रेस टॉलरेंस थेरेपी, ये कुछ न्यू फॉर्म्स है, माइंडफुलनेस ओरिएंटेड रिकवरी एनहांसमेंट। सो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का जो डेटा इस वक्त है वो ज़्यादा हेल्पफुल है इम्प्रूव करने में ट्रीटमेंट आउटकम्स और इम्प्रूव करने में हाई रेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, जिसमें बिल्कुल भी जो है क्लाइंट वो दोबारा से रीलैप्स नहीं करता या इस्तेमाल नहीं करता, दोबारा से नशे की तरफ नहीं जाता, दोबारा से एडिक्टिव बिहेवियर की तरफ नहीं जाता। अगर साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी आप क्लाइंट की इम्प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो बहुत कम चांसेस हैं कि दोबारा से वो रिलैप्स करेगा, बल्कि वो अपने सब्सटेंस को डिसकंटिन्यू कर देगा, ये चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर आप एक हम सब्सटेंस यूज़र की बात ना करें और एडिक्टिव बिहेवियर की बात करें, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गेमिंग का शौक है, किसी को बहुत ज़्यादा शॉपिंग का शौक है, ओवर ईटिंग का है, तो उसकी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने से इस तरह के रिस्की बिहेवियर्स में कमी आ सकती है। अब आई हैव नो आइडिया यहाँ पे कितने लोग स्टूडेंट हैं या कितने प्रोफेशनल हैं, बट मैं दोनों तरह की एग्जांपल्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगी। एक्सपेक्टेड आउटकम्स साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी से आप वही 6 कंपोनेंट्स दोबारा से अपने ज़हन में लेके आएँ जो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के हैं। माइंडफुलनेस इंप्रूव होगी सब्सटेंस यूज में, स्पेशली क्रेविंग्स मैनेज होंगी, विड्रॉल मैनेज होंगी। अब जो ज़्यादा मुश्किल होता है जिसकी वजह से दोबारा से पेशेंट्स यूज़ करने लग जाते हैं सब्सटेंस, वो होती हैं उनकी क्रेविंग्स और विड्रॉल सिम्टम्स जो ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल होते हैं। ओवरकमिंग स्ट्रेसर्स, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी ट्रिगर जो दोबारा से इंसान को अपनी पुरानी आदत की तरफ ले जाए, उसको ओवरकम करने में हेल्पफुल है साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। और ग्रुप स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है इम्प्रूव करने में साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को, लेकिन इसका जो एविडेंस है वो ज़्यादा वुमेन के लिए है, औरतों के लिए। मेन के लिए ज़्यादातर इंडिविजुअल काउंसलिंग यूज़ की जाती है। तो इस टॉपिक में थोड़ा सा क्लिनिकल इंफॉर्मेशन शामिल है और थोड़ा सा रेगुलर इंफॉर्मेशन जो आप खुद किसी पे भी या अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। देन कम्स टू द बेसिक डेफिनेशन, क्रोनिक रीलैप्सिंग ब्रेन डिजीज। अब ये किसकी डेफिनेशन है? एडिक्शन की। एक क्रोनिक रीलैप्सिंग ब्रेन डिजीज, ये एक ब्रेन डिजीज है जिसके जरिए हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती हैं, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग में चेंजेस आ जाती हैं, और ये परसिस्टेंटली जो है काफ़ी लंबे अरसे तक चलती है और बार बार होने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। डीएसएम क्राइटेरिया मैं डिस्कस नहीं करूंगी। अगर हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स डीएसएम की बात करें तो वो डीएसएम में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यहाँ जो समझने की इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किस तरह से डिफरेंट है रिस्की बिहेवियर सब्सटेंस यूज से, और सब्सटेंस यूज किस तरह डिफरेंट है एडिक्शन से। रिस्की बिहेवियर जब हमारा एक पैटर्न शुरू होता है, एक ऐसा पैटर्न जैसे हम कोई एक कंपल्जन बना लेते हैं, कोई हैबिट बना लेते हैं अपने पेन को ओवरकम करने के लिए। जैसे आपको अम्मी ने डांट दिया, अब्बू ने डांट दिया, या आपका भाई बहन से झगड़ा हो गया, तो आप अपना मोबाइल लेके गेम खेलने लगे और फिर वो गेम आप 4 घंटे तक 5 घंटे तक खेलते रहे। तो ये क्या होगा? ये हार्मफुल होगा आपके लिए, क्योंकि फिर आप कोई और काम नहीं कर सकेंगे। इस तरह कुछ एलिमेंट्स अगर हम देखें तो ये रिस्की बिहेवियर फिर आगे फॉरवर्ड आगे जो है मूव करता है टुवर्ड्स सब्सटेंस यूज। अब रिस्की बिहेवियर अगर पहले से मौजूद है, एक से ज़्यादा रिस्की बिहेवियर किसी में मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो सब्सटेंस यूज कर लेगा, क्योंकि रिस्की बिहेवियर बार बार रिपीट करते करते जो है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, और फिर क्या होगा? फिर किसी ऐसी चीज़ की जरूरत होगी जो उन रिस्की बिहेवियर से भी ज़्यादा रिवॉर्ड दे, तो सब्सटेंस यूज की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब जब सब्सटेंस भी इतना ज़्यादा यूज होने लग जाएगा कि वो उस तरह से कंपेंसेट नहीं करेगा, आपकी पेन को ख़त्म नहीं करेगा, तो फिर इंसान एडिक्शन की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो कि प्रोग्रेस करती है। इसमें देखने की चीज़ें क्या है? हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी में भी एडिक्टिव बिहेवियर को अगर हम उसमें कोई कंपल्सिव रिवॉर्ड सीखने देखें। कंपल्सिव के बार बार कंपल्जन, ऑब्सेसिव कंपल्जन की बात करते हैं ना,
कि जैसे एक सोच आई और उसके बाद हमने एक एक्शन लिया, बिल्कुल उसी तरह से एक सोच आती है किसी एडिक्टिव बिहेवियर को करने की, और फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं, तो हमारी कंपल्सिव रिवॉर्ड सीकिंग होती है। लॉस ऑफ कंट्रोल होता है, हमें पता है कि हमें ये नुकसानदेह है हमारे लिए, हमें रुकना चाहिए इससे। अगर हमने 5 घंटे गेम खेल लिया है तो बस अब हमें सो जाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी अगर नहीं सोते हैं तो लॉस ऑफ कंट्रोल है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता उस पर। हमें पता है इससे हमारी नींद अफेक्ट होगी, हमें अंदाजा है इससे हम पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा, और बहुत इश्यूज होंगे, हमारी आंखों पे इफेक्ट होगा, हमारी बॉडी पे इफेक्ट होगा, लेकिन स्टिल क्या होगा कि हम उसे नहीं कर पाएंगे। लो टॉलरेंस लेवल, ये आहिस्ता आहिस्ता वो नीड जो है वो बढ़ती जाएगी। हम अगर 5 घंटे खेल रहे हैं तो फिर भी हमें मज़ा नहीं आ रहा, हम फिर 2 घंटे और खेल रहे हैं। विड्रॉल सिम्टम्स, अगर हम कुछ अरसे तक गेमिंग बंद करते हैं तो हमें दोबारा से उसके विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, हमारा दिल करेगा कि हम दोबारा से वो गेम खेलें और उतने ही लंबे अरसे तक खेलें, ठीक है। तो ये सिम्टम्स जब आप किसी में देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये एडिक्शन की तरफ जा रहा है, इसका बिहेवियर जो है वो एडिक्टिव हो सकता है। ये जैसे मैंने डिस्क्राइब किया, रिस्की बिहेवियर आपका सब्सटेंस यूज में कन्वर्ट होता है और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बन जाता है, यानी एडिक्शन। अब बहुत सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है इस पे कि साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली किस तरह से काम करती है। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम कुछ डोमेन्स में डिवाइड करें तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी हम कह सकते हैं इसको, हम इसे इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं। जहाँ हम थॉट्स की बात करेंगे वहाँ हम कहेंगे इसको कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, और जहाँ हम इमोशंस की बात करेंगे वहाँ हम इसे कहेंगे इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट हैं। पॉजिटिव इफेक्ट फैमिली के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को, एक सब्सटेंस यूजर को, या किसी ऐसे इंसान को जो कि किसी एडिक्टिव बिहेवियर में मुब्तला है, अगर उसे इतना अंदाज़ा हो जाए कि उसे अपने दिन के ये 3 घंटे या 4 घंटे जो हैं किसी ज़रूरी काम को देने हैं, फॉर एग्जांपल स्टडी को देने हैं, अगेन मैं वही बात करूँगी क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हमें पता है कि हमने वो 3 घंटे अपनी स्टडी को देने हैं और हम नहीं दे रहे, तो हमारा ये गोल कैसे अचीव होगा कि हम अच्छे ग्रेड से पास हों, डिग्री कंप्लीट करें और एक अच्छी सी जॉब हासिल करें? नहीं हो सकेगा। सो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की अवेयरनेस, उसके 6 कंपोनेंट्स की अवेयरनेस जब आप एक क्लाइंट को दे देते हैं तो फिर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि वो खुद मैनेज कर सकता है, कोप कर सकता है अपने इस एडिक्शन से। सो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल में नहीं आएगी, बल्कि फैमिलीज में आएगी, पूरी कम्युनिटी में आएगी। ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। अब जो सब्सटेंस यूज की बेसिकली जो ट्रीटमेंट होती है, इसका ये आपको एक ओवरव्यू देना ज़रूरी है कि इसकी ट्रीटमेंट जो है ये एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को हम कह सकते हैं कि ये एक सेल्फ हेल्प स्किल है, जिसके लिए आप क्लाइंट को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप उसे ट्रेन कर सकते हैं, आप उसे एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं वो साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन उसको इस काबिल बनाने के लिए कि वो खुद कोप कर सके, ट्रिगर्स को मैनेज कर सके, और एटलीस्ट अगर वो रिकवरी में है तो रिलैप्स की तरफ ना जाए, उसके लिए साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, राइट। सो द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू एक्सेप्ट एंड कमिट, रिड्यूस, एडजस्ट और एलिमिनेट इमोशनल प्रॉब्लम्स। ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक ट्रीटमेंट किसी भी डिजीज़ की, वो हमें उसकी क्यों ज़रूरत होती है, ताकि हम उसकी तरफ दोबारा ना जाएं, या ताकि हम उसकी वजह से किसी और प्रॉब्लम में ना चले जाएं। अब अगर मैं आपको एक एक्सपीरियंस की बेस पे बात बताऊं, तो एडिक्टिव बिहेवियर या सब्सटेंस यूज जब किसी इंसान में पाया जाता है तो उसके साथ और बहुत सारे इश्यूज जो है वो एडअप होते जाते हैं। अगर इंसान ट्रीटमेंट नहीं लेता तो और इश्यूज एडअप होते जाते हैं। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होती है। फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होने के साथ फिर अगर कोई जॉब करता है या कोई पढ़ाई करता है तो वो अफेक्ट होती है। जब जॉब और पढ़ाई अफेक्ट होती है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज अफेक्ट होते हैं, एंड सो ऑन रिलेशनशिप्स आपके खराब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्प्रेड होती जाती, फैलती जाती हैं, राइट।
रिसेंट रिसर्च आप कोई भी उठा कर देख लें, कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, कुछ आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है विद द ट्रीटमेंट क्वालिटी, विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, विद द सेटिस्फेक्शन रेट, कि इसके बाद स्मोकिंग सीजेशन और इस थेरेपी को अप्लाई करने के बाद या साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है एक इंसान की प्रोडक्टिविटी में, उसकी फंक्शनिंग में, और इंसान खुद जो है कोप कर सकता है एडिक्टिव बिहेवियर से। ये इसको हेक्साफ्लेक्स कहते हैं। ये वही साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का मॉडल है जो आप निकाल के देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है इसमें, इन 6 एलिमेंट्स पे काम करना। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप कह लें इनको, एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस या एग्जाम्पल वर्कशीट्स, ये मैंने एंड पे रखी थी आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आप इसको बड़ी आसानी से क्विकली अप्लाई कर सकते हैं खुद भी। वैल्यूज का ये एक चार्ट है, इसमें डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई है कि आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। पेशेंस, फेयरनेस, ह्यूमर, ऑनेस्टी, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। वैल्यूज का एक चार्ट होता है जिसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस चीज़ को वैल्यू देते हैं। ये वही कंपोनेंट्स में दोबारा डिस्कस कर रही हूँ, तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें, इसके बारे में फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, क्या हम पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस सिचुएशन को जिसमें हम मौजूद हैं। जैसे मैं फिर से इस वेबिनार की एग्जांपल दूंगी, अगर हम ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो क्या हम पूरी तरह से इस पर फोकस्ड हैं, क्या हम हर बात को जो है वो इफेक्टिवली सुन रहे हैं, क्या हम स्क्रीन को इफेक्टिवली देख रहे हैं, क्या हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो हमारी माइंडफुलनेस क्या होती है, प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना। सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट, इसमें आप देखें अगेन वही बात कि क्या आप अपनी सोचों में गुम होके रह जाते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, करना मैंने कुछ और था लेकिन मैं अपना काम पूरा नहीं कर सका, आज का दिन बहुत बुरा था, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आज ज़्यादा पानी नहीं पिया गया। इस तरह की बातों की बजाय क्या हम इनको सिर्फ एक एज एन ऑब्जर्वर, एज ए थॉट देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये सारे मसले हैं, तो सो व्हाट, ये हमारी लाइफ का या हमारी ज़ात का हिस्सा है। देन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कहते हैं कि जब हमारी जिंदगी में कोई चीज़ आ गई या सडनली हमारे सामने कोई चीज़ आ गई, कोई रियलिटी आ गई, तो क्या हम उससे एक्सेप्ट करने के काबिल हैं, उसके साथ विलिंग होने के काबिल हैं। अब अगर मैं पेन की एग्जांपल दूं यहाँ पे, अगर हमें पता है कि हमें एक बात से हम ऑफेंड हो जाते हैं, अगर हम किसी बात से ऑफेंड हो जाते हैं तो क्या हम इस काबिल हैं कि हम उसे सिर्फ एक सोच की तरह, एक आइडिया की तरह अपने ज़हन से निकाल सकें। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है किस तरह से हमने अपनी सोच को अपनी आइडेंटिटी से अलग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको सब्सटेंस यूज की अगर एग्जांपल दूं तो लेबलिंग जिसे हम कहते हैं, हम अगर कोई नशे की तरफ जाता है या कोई भी बुरा काम करता है तो हम उसे उसी के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं कि ये तो जो है ना लेजी है, ये स्टूडेंट ये बहुत लेजी है, ये बहुत लेजी है, कोई काम नहीं टाइम पे करता। अच्छा, अब जब इस तरह की बातें हम करते हैं तो क्या होता है, इंसान की अपनी सोच इस तरह की डेवलप हो जाती है, आई एम लेजी, अनहेल्पफुल थॉट, आई एम लेजी। तो डिफ्यूजन इज जहाँ पे हम अपनी सोच को अपने आप से, अपनी आइडेंटिटी से अलहदा करके देखते हैं कि हाँ, लेजीनेस एक पार्ट है मेरी सेल्फ का, मेरी लाइफ का, बट आई एम नॉट लेजी, इट इज जस्ट वन ऑफ द बिहेवियर्स, बहुत सारे बिहेवियर्स में से एक बिहेवियर है बस ये हमारा। कमिटेड एक्शन, नाउ दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कमिटेड एक्शन वो चीज़ है जिसको अगर हम समझ जाएं कि हमें क्या काम करने की ज़रूरत है तो हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट को ये रियलाइजेशन हो जाए कि उसे कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है तो फिर वो अपनी मर्जी के डिजायर्ड ग्रेड्स ले सकता है, तो वो कमिटेड एक्शन को कंटिन्यू करेगा, फॉलो अप करेगा। अगर उसे पता है कि एक दिन में घर वापस आके रिव्यू करना सब्जेक्ट्स को ज़रूरी है, 3 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, और वो इस अपनी आदत बना ले स्टडी को 3 घंटे देने की, तो ये उसका कमिटेड एक्शन बन जाएगा। क्यों कमिटेड एक्शन बन जाएगा? क्योंकि वो वैल्यू करता है अच्छे ग्रेड्स को। ये कुछ और विजुअल्स हैं जस्ट टू हेल्प यू। अब अगर इसका एक हम समराइज करें सब्सटेंस यूज और साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के रिलेशन को, तो एडिक्शन
एक रैपिडली ग्रोइंग क्राइसिस है, पूरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा इस वक्त वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। अब हम कहाँ उलझ के रह गए हैं कि ये एडिक्शन जो है ये शायद एक मॉरल इशू है, ये एक सोशल इशू है, एक कल्चरल इसमें इफेक्ट है, स्टिग्मा शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक डिजीज है। अगर हम इस चीज़ को मान लें कि ये एक बीमारी है, जैसे किसी को डायबिटीज हो जाती है, जैसे किसी को हार्ट डिजीज हो जाती है, जैसे किसी को कोई और डिसेबिलिटी हो जाती है, हेडेक होता है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से एडिक्शन भी एक डिजीज है। देन ट्रीटमेंट बैरियर और चैलेंजेस। अब ट्रीटमेंट बैरियर क्यों है, इसके कुछ रीजंस हैं क्यों लोग ट्रीटमेंट सीख नहीं कर पाते। एक तो ये कि कुछ पॉलिसीज हमारी ऐसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है ट्रीटमेंट की। फिर हमारे यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा, अब देखें डेवलपिंग कंट्री है तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ज़्यादा जो फाइनेंसेस हैं वो ट्रीटमेंट में नहीं हम लगा सकते। इसके अलावा कुछ फैमिली रोल्स या कुछ फैमिली बैरियर्स आ जाते हैं, जहाँ पे फैमिली सपोर्ट ही नहीं होती है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और फिर जो एंड पे एक रीज़न होता है मेजर, वो ये कि पेशेंट खुद ही तैयार नहीं होता, उसको मोटिवेशन ही नहीं होती है ठीक होने की। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारे पास इसका आउटकम क्या है, बहुत ज़्यादा डेथ रेट बढ़ जाता है, बेगरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अब्यूज़ ज़्यादा हो जाता है, फैमिली अब्यूसिव हो जाती है, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ सकती है, ठीक है, चाइल्ड रेयरिंग। अब आगे से जो फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स में से किसी को ये आदत है तो बच्चों की लाइफ, उनकी जो है पर्सनालिटी इफेक्ट होती है और पूरी एक डिसफंक्शनल लाइफस्टाइल हो जाता है, क्राइम रेट बढ़ जाता है, फर्टिलिटी इज द रेट ऑफ डेथ्स, ये फेटल है बहुत ज़्यादा, राइट। तो ये लास्ट में एक एक्टिविटी है, दिस इज माय लास्ट, इसके दौरान आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दिस इज माय लास्ट स्लाइड, जिसमें मैं आपको ये कहूँगी कि आप वही 6 कंपोनेंट्स जो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, अपने आप को रेट करें 0 to 100 कि क्या आप इसको फॉलो करते हैं या आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या किस हद तक आप फॉलो कर रहे हैं। ये इट्स थैंक यू जस्ट सो फॉर मच योर ओन असेसमेंट। मैम। क्वेश्चंस ले लें, हम चैट बॉक्स में भी कुछ थैंक यू क्वेश्चंस। फाइजा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम कुछ ने ये पूछा है कि वाई ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंटरवेंशन फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। ओके, फीमेल्स जो है ना, वो फीमेल्स को, ये देखा गया है कि फीमेल्स जो हैं वो फीमेल्स को प्रेफर करती हैं ओपन अप होने के लिए भी, डिस्कशन करने के लिए भी, और ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस होने के लिए भी। फीमेल्स जो हैं वो दूसरी फीमेल्स पे आप कह लें कि ट्रस्ट ज़्यादा करती हैं या उनसे कन्विंस ज़्यादा हो जाती हैं, जबकि मेल्स जो हैं वो ओपन अप ज़्यादा होते हैं इन द इंडिविजुअल सेशन। सो इसलिए अगर हम इनका कंपैरिजन करें कि मेल और फीमेल की ट्रीटमेंट किस तरह की होनी चाहिए, तो फीमेल्स के लिए ग्रुप स्किल्स ज़्यादा इफेक्टिव है, ग्रुप ट्रेनिंग ज़्यादा इफेक्टिव है, और मेल्स के लिए इंडिविजुअल सेशंस ज़्यादा इफेक्टिव है। जी थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन एंगेज ड्यूरिंग माइंडफुलनेस ड्यूरिंग सेशन। How we can engage client in mindfulness. Okay. माइंडफुलनेस अचीव करना जो है ना, ये प्रैक्टिस के थ्रू हो जाता है, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा गाइड करते हैं। गाइड कैसे करते हैं, जैसे आपके सामने कोई भी स्टिमुलस है, हमने तो वेबिनार देखा, लेकिन फॉर एग्जांपल कि क्लासरूम है और एक लेक्चर हो रहा है, तो अब उस क्लासरूम में या उस लेक्चर के दौरान ऐसे क्या एलिमेंट्स होंगे, या एक सेशन है और थेरेपिस्ट है, तो उसमें ऐसे क्या एलिमेंट्स होंगे जिस पे हम क्लाइंट का फोकस करवा सकते हैं। इसको हम टाइम के साथ साथ इंक्रीज करते हैं, जैसे पहले हम क्लाइंट की प्रैक्टिस करवाते हैं 1 मिनट से स्टार्ट करके, 1 मिनट तक हमने उसको कोई चीज़ उसके आगे रख दी, जैसे कोई घड़ी हो गई, कोई पेपर हो गया, कोई पेन, कोई चीज़ जो टेबल पे आपके मौजूद हो, इजी टू व्यू हो, आपने 1 मिनट के लिए वो क्लाइंट के आगे रख दी और आपने प्रैक्टिस करवाई कि आपने 1 मिनट तक इस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद हम उससे पूछते हैं
कि आपने इसको ऑब्जर्व किया जितनी देर, तो आपने इसमें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। इस तरह फिर हम उन्हें सिखाते हैं कि बेसिकली माइंडफुलनेस इज कि आपके सामने जो चीज़ मौजूद हो या आप जिस चीज़ में मौजूदा वक्त में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे थेरेपिस्ट आपसे बात कर रहा है तो आपका पूरा ध्यान उसकी बात पे होना चाहिए। कोई आपको अगर कुछ बता रहा है, आपका पूरा ध्यान उसकी बात पे होना चाहिए। सो हम माइंडफुलनेस को ऐसे इंक्रीज करते हैं कि हम टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टिमुलस उसको इंट्रोड्यूस करवा के उसका टाइम बढ़ाते जाते हैं और फिर ये प्रैक्टिस इम्प्रूव होती जाती है, स्किल इम्प्रूव होती जाती है। इससे हम सिखाते हैं कि अब आपको इस तरह से हर सिचुएशन में ये चीज़ अप्लाई करनी है कि आपने पूरी तरह से एक चीज़ पे, एक इंसान पे या एक बात पे फोकस करना है ताकि आपके अंदर माइंडफुलनेस और ज़्यादा बढ़ जाए। मैम हम ये भी कह सकते हैं ना कि माइंडफुलनेस के लिए हमारी जो 5 सेंसेस हैं हम उनको यूटिलाइज करते हैं, लाइक विजन, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, ये सारी हमारी इन्वॉल्व हो जाती हैं उसी चीज के लिए तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका एलिमेंट है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में अब जो है कुछ हमारी सेंसेस अप्लाई नहीं होती। जैसे बहुत सारी सिचुएशंस में हमारी टेस्ट, स्मेल और हमारी टच सेंस नहीं अप्लाई होती है। तो हम पहले एक जनरल उनको एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप खुद ऑब्जर्व करें कि आपने इसमें क्या किया। उसके फिर आपको ऐसे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, आपको ये अंदाज़ा होता है कि क्लाइंट कितना क्रिएटिव है या क्लाइंट कितना जो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है। अगर क्लाइंट को ये समझ ना आए कि उसने क्या ऑब्जर्व करना है तो फिर हम ज़रूर गाइड कर सकते हैं कि आप 5 सेंसेस का इस्तेमाल करें। उसमें भी क्लाइंट क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा इसमें से मुझे स्मेल तो कोई आएगी नहीं, टेस्ट तो कोई आएगा नहीं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल करना पड़ता है। थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मैंने जिक्र किया, फर्टिलिटी रेट इज द डेथ रेट, ये कितना फेटल है, ये कितना जानलेवा है सब्सटेंस यूज किसी इंसान के लिए। तो फर्टिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं अगर हम ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं करते या ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होती या ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा रिलैप्स होता है, तो या ट्रीटमेंट बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने कुछ सोशल कल्चरल पॉइंट डिस्कस किए। तो फिर ये होता है कि उससे बहुत ज़्यादा डेथ रेट बढ़ जाता है। वैसे भी आपको अगर रिपोर्ट उठा के देखें पाकिस्तान की, तो कोरोना और कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा डेथ रेट बढ़ा है सब्सटेंस यूजर्स का। Right, ma'am. Really, it was really amazing session and very knowledgeable. होप के सबने आज के लेसन से इंक्लूडिंग मी हमने बहुत कुछ सीरीज सीखा और आपका वे ऑफ जो टॉकिंग था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, सबने आई थिंक लिया। अगर किसी का और क्वेश्चन चैट बॉक्स से मिस हो गया है या आप में से कोई भी पूछना चाहता है तो काइंडली वो अनम्यूट करके मैम से पूछ सकता है, अभी 2-4 मिनट है। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए भी और हमारे लिए भी, कि काइंडली आप जो फीडबैक है वो ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि ये जो हमारे पास स्पीकर्स हैं ये इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। हमारी जहाँ कहीं भी कोई लैकिंग है हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, या कुछ टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि फ्यूचर में हमें इनको डिस्कस करना चाहिए तो हम वो भी इंशाल्लाह लेंगे, अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम, और हमारी पूरी कोशिश और उम्मीद होगी कि नेक्स्ट भी आप इसी तरह से अपना हमें अपना प्रेशियस टाइम दे। तो अगर किसी का क्वेश्चन है, जी श्योर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच। मैंने ये कहना था, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा आपने गाइड किया, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। हेलो मैम। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, आपकी आवाज आई है। आई सेड थैंक यू सो मच। जी आप फीडबैक के लिए भी माइक अनम्यूट कर सकते हैं, इट विल रियली हेल्प अस फॉर बेटर किसी ने ग्रोथ। डिफ्यूजन का क्वेश्चन किया हुआ था, डिफ्यूजन की एग्जांपल मैंने दी है। जैसे कि अगर हम अपने आप को लेबल करते हैं कि हम लेजी हैं, हम लूजर हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हम ब्यूटीफुल नहीं हैं, तो हमें उससे अपने आप को सेपरेट करने की जरूरत है कि ये सिर्फ हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, लेकिन हम बेसिकली हम ये चीज नहीं है जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम लेजी नहीं है, ये सिर्फ एक हिस्सा है हमारी पर्सनालिटी का। तो हमें डिफ्यूज करने की जरूरत है अपनी सोच को। थैंक यू मैम, होप जिस जिसके भी क्वेश्चन थे उनको अपने आंसर्स मिल गए होंगे। तो हम एंड की तरफ चलते हैं। अगेन मैं मैम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी
इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जी थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक फॉर। आई एम वेरी प्लीज्ड कि मुझे ये मौका मिला। आई एम वेरी प्लीज्ड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट्स जो आपने किए फाइजा, और थैंक यू सो मच टू योर ऑर्गेनाइजेशन। आई एम वेरी ग्लैड कि ये हेल्पफुल रहा हो किसी के लिए। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। अल्लाह हाफिज एंड हैव अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेस्ट